दोस्तों, आसाम से जो खबर निकल कर के सामने आई है ये पूरे देश को हिला करके रख दिया है। ये वीडियो उन लोगों तक आप ज़रूर भेज दीजिएगा जो लोग मुसलमानों के देशभक्ति पे शक करते हैं, उसके हुब्बुल वतनी पे शक किया करते हैं और बार बार उसे पाकिस्तान प्रेमी, बार बार उसे पाकिस्तान भेजने की बात किया करते हैं। ऐसे लोगों को ये वीडियो आप ज़रूर भेजिएगा। देखिए आसाम से जो खबर निकल करके सामने आई है, मिल्लत टाइम्स का ये न्यूज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। मुसलमानों की देशभक्ति और हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने वाले, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाले, बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान प्रेमी और पाकिस्तान भेजने की धमकी देने वाले, हर बात में मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और इस वीडियो का लिंक ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि इस खबर को देख लेना चाहिए, क्योंकि आर्मी का एक और बंदा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है और ये आसाम में पकड़ा गया है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा हर बात में मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, मुसलमानों के इलाकों पर बुलडोज़र चलाते हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं। लगातार मदरसों के ख़िलाफ़ एक्शन जारी है और उनके ही स्टेट में आर्मी में काम कर चुका एक बंदा देश का सौदा कर रहा था। डिफेंस की खुफिया जानकारी को, भारत की अहम तरीन इन्फॉर्मेशन को वो पाकिस्तान को दे रहा था, आईएसआई के लिए काम कर रहा था, देश का सौदा कर रहा था। और आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर आईएसआई के लिए जो काम कर रहा था उसका नाम अब्दुल रहमान नहीं है, उसका नाम मोहम्मद अमीन नहीं है, इसलिए इस खबर की चर्चा नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन नाम जान लीजिए इस जासूस का, इस गद्दार का, इसका नाम है कुलेंदर शर्मा। कुलेंदर शर्मा नाम का ये शख्स आसाम का रहने वाला है और आर्मी में काम कर चुका है। साल 2002 में ही ये रिटायरमेंट ले चुका था, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू आईएसआई के लिए काम करने लगा, पाकिस्तान को देश की खुफिया जानकारी देने लगा। और जब भारत की बहुत सारी बातें पाकिस्तान को मालूम होने लगी, यहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो किसी को नहीं थी वो पाकिस्तान की आईएसआई को मिल रही थी, तब एजेंसियों के कान खड़े हो गए, एजेंसियां परेशान हो गई कि आखिर हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, हमारी अहम तरीन जानकारी पाकिस्तान को कैसे मिल रही है, हमारी आर्मी की जो नक्लो हरकत है उस पर पाकिस्तान की कैसे नज़र है। और जब तफ्तीश की गई, निगरानी की गई, तो पता चला कि कुलेंदर शर्मा नाम का ये बंदा आईएसआई को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसके बदले वहाँ से पैसे ले रहा था और पिछले कई सालों से ये काम कर रहा था। ये जो बंदा है कुलेंदर शर्मा, ये आसाम के तेजपुर ज़िला का रहने वाला है, वहीं से आसाम पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इंडियन आर्मी में ये जूनियर वारंट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था, अंदर तक इसका एक्सेस था, इसको हर तरह की जानकारी थी, हर तरह की इंफॉर्मेशन थी। साल 2002 में ही इसने रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद इसने तेजपुर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया और वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये बतौर टेक्निकल असिस्टेंट काम करने लगा। और जब वहाँ ये काम कर रहा था तो इसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि इंडिया की आर्मी कौन सा हथियार लॉन्च कर रही है, इंडिया की आर्मी कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रही है, इंडिया की आर्मी कब कहाँ जा रही है, कहाँ इंडिया की आर्मी एक्टिविटी कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑफिसर होने के तौर पर मिल रही थी इसी कुलेंदर शर्मा को। और इसका कांटेक्ट हो जाता है, इसका राब्ता हो जाता है आईएसआई से, पाकिस्तान की आर्मी से, और फिर ये वहाँ सारी जानकारी देने लगता है। द हिंदू ने इस खबर को शाये किया है, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को शाये किया है। द हिंदू ने अपनी खबर में लिखा कि सोनीतपुर ज़िला के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बरन प्रकाश्ता ने उनको बताया कि इंटेलिजेंस मालूमात हासिल होने के बाद, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद शर्मा की 2 हफ्ते तक निगरानी की गई। इस पर नज़र रखी गई कि कुलेंदर शर्मा क्या करता है, किससे मिलता है, अपने मोबाइल फ़ोन पर ये किससे बातचीत करता है, किसको मैसेज करता है और इसके फ़ोन में क्या क्या जानकारी है, लैपटॉप में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स है, ये ईमेल से क्या भेज रहा है, कौन सा डोमेन यूज़ कर रहा है। जब कंटिन्यू 2 हफ्ते तक कुलेंदर शर्मा की निगरानी की गई, इस पर नज़र रखी गई, तो पता चला कि तो दुश्मन है, गद्दार है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में ये छेद कर रहा है और इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसके बाद ही इसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी ऑपरेटर के साथ
ताल्लुक रखने का, ISI के लिए काम करने का बाज़ाब्ता सबूत मिल गया। उधर मिल्लत टाइम्स की अंग्रेजी वेबसाइट पर भी एक खबर शाये हुई है और अंग्रेजी वेबसाइट पर मिल्लत टाइम्स की जो खबर शाये हुई उसमें इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दावा किया गया कि इसने इंडिया की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, डिफेंस की जो अहम तरीन जानकारी है, उसको इसने शेयर किया था ISI के साथ, पाकिस्तान के साथ। और ये जो खबर है कुलंदर शर्मा के गद्दार होने की बहुत बड़ी खबर है। वैसे आए दिन खबरें आती रहती है कि कोई ना कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होता है, किसी पाकिस्तानी के साथ बातचीत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है, सोशल मीडिया पर आर्मी का कोई ना कोई जवान हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। लेकिन ये अहम तरीन ओहदे पर फाइज था, यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट था और वहाँ इसको सारी जानकारी मिल रही थी और आसाम में रहकर ये सब काम कर रहा था। उस आसाम में जहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा की पूरी कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ होती है, दिन रात मुसलमानों को बदनाम कहता है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में वंदे मातरम जैसी नज़म पर बहस हुई 10 घंटे तक और 150 साल मुकम्मल होने पर बहस की गई और मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हें अगर हुब्बुल वतनी को साबित करना है, देशभक्ति को साबित करना है तो वंदे मातरम गाओ। मुसलमानों ने जवाब दिया कि हमें देशभक्ति के लिए सबूत देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम लोग अगर सिर्फ वंदे मातरम पढ़ने को ही देशभक्ति का सर्टिफिकेट समझते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए, जो लोग वंदे मातरम पढ़ रहे हैं, जो लोग वंदे मातरम को ही देशभक्ति के लिए सर्टिफिकेट समझते हैं, वही लोग गद्दारी कर रहे हैं, दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं और असम जैसे स्टेट में हो रहा है। और अब हेमंता बिस्वा शर्मा चुप है, उनकी सरकार खामोश है। अगर किसी और ने इस तरह की जासूसी की होती, अगर नाम उर्दू में होता, अरबी में होता, तो हेमंता बिस्वा शर्मा का कई स्टेटमेंट आ चुका होता, टीवी चैनलों पर जाकर वो इंटरव्यू देने लगते। लेकिन अब उनकी जुबान खामोश है क्योंकि उनके ही जैसा नाम वाला कोई पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था। अरे कोई पहला केस नहीं है, बल्कि इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं। लेकिन कुछ बड़े वाकयात को जान लीजिए। जैसे इसी महीना यानी दिसंबर 2025 की ही बात है, गुजरात ATS ने इंडियन आर्मी के एक और रिटायर्ड सूबेदार को गिरफ्तार किया, उसके साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। ये सब पाकिस्तान की आर्मी को इंडियन आर्मी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और बाज़ाब्ता पाकिस्तानी ऑपरेटर के साथ कांटेक्ट में ताल्लुक में लोग पकड़े गए थे। साल 2025 की खबर है, अगस्त के महीने में DRDO के गेस्ट हाउस का जो मैनेजर है वो पकड़ा गया था पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखने के इल्ज़ाम में। और DRDO क्या है इसे जान लीजिए। DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन है जहां डिफेंस के बारे में, हथियारों के बारे में, दुश्मन देशों के बारे में पॉलिसी बनाई जाती है, रिसर्च किया जाता है, तहक़ीक़ किया जाता है। इंडिया की डिफेंस पॉलिसी क्या होगी, इंडिया का दिफाई एजेंडा क्या होगा, इंडिया कौन सा हथियार बनाएगा, तो जो पूरा डिफेंस का सिस्टम चलता है वो DRDO तय करता है। और इसका जो एक अहम तरीन इदारा है वो राजस्थान के जैसलमेर में है। वहाँ का जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, बड़े बड़े डिफेंस के ऑफिसर आकर ठहरते हैं, आर्मी के बड़े बड़े मेजर, जनरल और अफसरान उस गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। जो खुफिया एजेंसीज है उसके बड़े बड़े ऑफिसर DRDO के जैसलमेर गेस्ट हाउस में आकर ठहरते हैं। और वहाँ का जो मैनेजर था, जो हर एक से ताल्लुक़ में था, वो हर एक की बात को सुनता था, वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा था। पिछले साल यानी 2024 में भी खबर सामने आए कि DRDO का एक और जो ऑफिसर था, जो साइंटिस्ट था, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और वो RSS का भी मेंबर था, RSS से भी उसके गहरे रिश्ते थे। इसके अलावा इस तरह के वाक़यात लगातार पेश आते रहते हैं, हर महीना 8-10 ऐसे अफराद सामने आते रहते हैं। ख़ासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद या कह लीजिए पहलगाम टेरर अटैक के बाद दसियों ऐसे वाक़यात सामने आए जहाँ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में तमाम लोग पकड़े गए हैं। फ़र्क यह है कि अगर किसी मुसलमान का नाम आ जाता है दहशतगर्दी के केस में तो उस मुसलमान को गिरफ्तार किया जाता है, उसके पूरे रिश्तेदार को, पूरे ख़ानदान को परेशान किया जाता है। उसका ताल्लुक़ अगर किसी इदारे से होता है तो उस इंस्टीट्यूट और इदारे को भी ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरे लोग पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े जाते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात में वो लोग फंसते हैं, तो सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके परिवार वालों की गिरफ्तारी नहीं होती, उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाता।
یا جس ادارے میں جس یونیورسٹی میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بلڈوزر کی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اب فرق سمجھ لیجئے، پچھلے دنوں مولانا ارشد مدنی نے بھی آواز اٹھائی تھی، الفلاح یونیورسٹی کا معاملہ ہے۔ دلی میں لال قلعہ کے سامنے بم بلاسٹ ہوا اور کشمیر کے کچھ ڈاکٹرز اس بلاسٹ میں پکڑے گئے، پولیس نے ان کو گرفتار کیا، تمام دہشت گرد تھے، سوسائڈ اٹیک ہوا، لیکن ان میں سے کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو الفلاح یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، وہاں سے جڑے ہوئے تھے۔ الفلاح یونیورسٹی کی مینجمنٹ سے ان ڈاکٹرز کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے باوجود الفلاح یونیورسٹی کے خلاف بھی ایکشن شروع ہو گیا، الفلاح یونیورسٹی کا لائسنس رد کر دیا گیا، الفلاح یونیورسٹی کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر کے خلاف ایکشن لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ الفلاح یونیورسٹی باقی رہ پائے گی، یہ مشکل ہے، اگلے دنوں میں اس پر بھی بلڈوزر کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف کلندر شرما کو دیکھ لیجئے، یہ پکڑا گیا لیکن اس کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلا۔ یہ تیجپور کی یونیورسٹی میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس یونیورسٹی کو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، میڈیا میں یونیورسٹی کا ٹرائل نہیں ہوا، میڈیا نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، فاؤنڈر کو، ذمہ داروں کو اس پورے واقعے کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ نہ یہاں بلڈوزر کی کارروائی کی جائے گی، نہ ہی اس یونیورسٹی کے لائسنس کو رد کیا جائے گا، یعنی اس کا انڈیویجول عمل تھا۔ اب یہ نیریٹیو ہے، یہ بیانیہ ہے، یہ جو فرق ہے بھارت میں بڑھتا جا رہا ہے اور اسی پر سوال اٹھتا ہے، لوگ اسی پر تنقید کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ الفلاح یونیورسٹی کا آخر کیا قصور ہے؟ جس ڈاکٹر نے بم دھماکہ کیا، سوسائڈ کیا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، اس کو سزا دی جائے، لیکن یونیورسٹی کے خلاف ایکشن کیوں؟ اس طرح کے کئی اور معاملات سامنے آتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کی بھی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو کلپ میں اجیت ڈووال صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں ISI غداری کے لیے، جاسوسی کے لیے، سیکرٹ انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کو ہائر کرتی ہے، ہندو اس کام کو انجام دیتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے ہیں۔ جب ان کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں، آپ سن لیجئے۔ And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تو گودی میڈیا نے یہ ایجنڈا چلایا کہ فرضی ویڈیو ہے، فیک ویڈیو ہے، اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال صاحب نے بھی اس کو ڈیپ فیک ویڈیو بتا دیا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ حقیقت پر مبنی ویڈیو ہے۔ 1 گھنٹے سے لمبا ان کا لیکچر ہے سال 2014 کا، اور اسی کی ایک چھوٹی سی کلپ وائرل ہوئی۔ آسٹریلیا انڈیا انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر آج تک وہ ویڈیو موجود ہے، ابھی بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جہاں اجیت ڈووال صاحب صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں آزادی کے بعد 20% بھی مسلمان نہیں پکڑے گئے ہیں۔ ISI کے لیے، پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے 80% سے زیادہ ہندو پکڑے گئے ہیں، ISI کے لیے، پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے۔ یہ سچائی ہے جس کا اعتراف 2014 میں ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یعنی مودی حکومت میں بھی لگاتار دوسرے دھرم کے میجورٹی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے افراد ہی پکڑے گئے ہیں، لیکن دیش کا ماحول ایسا بنا دیا گیا، نیریٹیو ایسا سیٹ کر دیا گیا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بھی میڈیا کے دباؤ میں یا دیش کے ماحول کے پیش نظر اپنے ہی اسٹیٹمنٹ کو کہنا پڑا کہ ڈیپ فیک ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے آن نہیں کیا، لیکن لوگوں نے فیکٹ چیک کر کے بتایا۔ محمد زبیر نے باضابطہ اسکرین شاٹ شیئر کیا اور کہا کہ یہ اوریجنل ہی ویڈیو ہے، اس میں کچھ بھی فیک نہیں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ دوستو آپ نے ویڈیو پورا دیکھ لیا ہوگا، معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پہ میں پھر وہی کہوں گا کہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور بھیج دیجئے گا جو لوگ مسلمانوں کو حب الوطنی پہ شک کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے دیش پریمی ہونے پہ شک کرتے ہیں، جو لوگ بار بار مسلمانوں کو گھسپیٹیا اور جو ہے پاکستان پریمی کہا کرتے ہیں، ان لوگوں تک بھیج دیجئے گا تاکہ ان کے منہ پہ زوردار تماچا لگے کس طریقے سے جو ہے یہ تمہارے ہی لوگ کس طریقے سے پاکستان کی جاسوسی کر رہے ہیں، آرمی میں شامل ہیں، آرمی میں تھے، یہ پہلے اچھے عہدے پہ تھے،
لیکن پیسے کے کارن انسان اپنا ایمان دھرم سب بیچ دیا کرتا ہے، اور بے ایمان کا کوئی ایمان اور کوئی دھرم نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔